students, today we are going to discuss about study of schedule N and study of schedule X drug. In previous lecture, we have already discussed about the study of schedule C, C1, M, and then schedule P, H, H1, so many schedules. In previous lecture we have already discussed about the Drug and Cosmetic Act 1940 and its rules 1945. ये सारे शेड्यूल्स जो हैं वो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हैं और इनके रूल्स को जो है 1945 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर. सो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टडी ऑफ शेड्यूल एन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स रनिंग फॉर फार्मेसी. फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट्स होती हैं उसकी लिस्ट जो है वो सारे हमारे शेड्यूल एन में आते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट, शेड्यूल एन मीन्स लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स रनिंग ऑफ ए फार्मेसी. फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट्स की नीड्स होती है, जो मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारे शेड्यूल एन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले आता है एंट्रेंस. बेसिकली एंट्रेंस में क्या देखना है? इसमें जो है जो फ्रंट में फार्मेसी जैसे कि फ्रंट में शो होने चाहिए. तो सबसे पहले द फ्रंट ऑफ ए फार्मेसी सेल बियर एंड इंस्क्रिप्शन फार्मेसी इन फ्रंट. सबसे पहले फार्मेसी जो है फ्रंट में शो होने चाहिए, फार्मेसी इन फ्रंट. ठीक है. फार्मेसी इन फ्रंट. तो एंट्रेंस में क्या होगा? सबसे पहले जो फार्मेसी है उसके इंस्क्रिप्शंस क्या हैं कि फार्मेसी को जो है फ्रंट में शो होना चाहिए. तो ये हमारे शेड्यूल एन में आते हैं. ठीक है. सेकंड इज प्रीमाइसिस. सेकंड वन इज प्रीमाइसिस. सो फार्मेसी को जैसे कि सेट कर रहे हैं, फार्मेसी कोई भी ड्रग स्टोर है या डिस्पेंसरी है तो उसको स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए प्रीमाइसिस की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो प्रीमाइसिस में क्या क्या होने चाहिए? मतलब इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट थिंग सेपरेट रूम होने चाहिए. ठीक है. डिस्पेंसिंग करने के लिए जो भी पेशेंट को, जो भी आउटडोर पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उनको चेक करने के लिए, उनको मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए सेपरेट रूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेमाइसिस किस तरह से होने चाहिए. प्रेमाइसिस फॉर पेशेंट काउंसलिंग मीन्स पेशेंट काउंसलिंग के लिए सेपरेट रूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. डिस्पेंसिंग फॉर प्राइवेट यूज़. अगर कोई मेडिसिन या कोई भी ड्रग्स या जो भी आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनकी डिस्पेंसिंग जो है प्राइवेट यूज़ में होनी चाहिए. ठीक है. Then next is premises shall be well ventilated. ठीक है. well hygienic and well furnitured. So these are the requirements of pharmacy. ठीक है ना. these are the requirements of रनिंग ऑफ अ फार्मेसी. फार्मेसी रन करने के लिए प्रेमाइसिस कैसे होनी चाहिए? तो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, वेल हाइजीनिक होनी चाहिए और वेल इक्विप्ड होने चाहिए. ठीक है. एंड दीज आर द वेल डायमेंशनल. ठीक है ना. ये सारे जो हैं आपके वेल डायमेंशनल के थ्रू होने चाहिए. ठीक है ना. वेल डायमेंशनल, डायमेंशन, वेल डायमेंशंस. ठीक है. सो दीज आर द requirements of schedule N. So student, next is furniture and apparatus. फर्नीचर और apparatus शेड्यूल N के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? तो सबसे पहले क्या? इसकी साइज. देन साइज रिक्वायरमेंट्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट मीन्स जो भी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स डिटोरिएट नहीं हो तो उसको किस तरह से रखने हैं. ठीक है ना. उसको स्टॉक या स्टोर किस प्रोसेसेस में रखने हैं वो सारे शेड्यूल एन में आते हैं. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि फर्नीचर एंड एपरेटस. सो स्टूडेंट्स,
एवरी कंटेनर्स, जैसे कि हमने पहले क्या देखा, पहले देखा हमने कि फर्नीचर और एपरेटस, उसकी साइज रिक्वायरमेंट्स क्या है इस्टेब्लिश करने के लिए। देन जितने भी कंटेनर्स होंगे, ठीक है ना, उसकी लेवल जो है एप्रोप्रिएट होने चाहिए, एप्रोप्रिएट साइज में होने चाहिए, प्रॉपर साइज में होने चाहिए, ठीक है, और वो इजली रिएबल हो, ठीक है ना, नेम ऑफ मेडिकेमेंट से, ठीक है, नेम ऑफ मेडिकेमेंट्स, ठीक है, और ये सारे नेम जो हैं फार्माकोपिया के थ्रू उसको प्रिपेयर्ड किए गए हों, ठीक है ना, मीन्स फार्माकोपिया, एज पर फार्माकोपिया उसकी लेबलिंग जो है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। देन इट कंटेन्स ऑफ ऑल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जितने भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होंगे उसके लिए स्पेशल टाइप की लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, और मार्क विथ वर्ड्स, और उसकी जो मार्किंग, किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मार्किंग होनी चाहिए वो वर्ड्स में होनी चाहिए और वो टू बी डाइल्यूटेड होनी चाहिए। तो दिस आर द requirements and what you call, these are the necessary for schedule and drug for every containers. Next है apparatus, ठीक है, next one is apparatus. So students, apparatus हम देख रहे थे और ये सारे apparatus जो है रिक्वायर्ड होते हैं फार्मेसी को रन करने के लिए. सो फर्स्ट apparatus is balance, second is bottles, next is prescriptions, next is cork associated size and tapers, next one is cork extractor, next one is evaporating dishes, next one is porcelain, and next one is filter paper, next one is funnel, next one is glass, and then litmus paper, and this litmus paper are blue and red. ठीक है, ये लिटमस पेपर जो है ब्लू और रेड कलर में होने चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट देखा हमने कि मेजरिंग ग्लासेस, ठीक है ना, मेजरिंग ग्लासेस एंड सिलेंड्रिकल जो है आपके 100 ml के होने चाहिए एंड देन 500 ml, देन मोटर पिस्टल्स एंड देन रबर. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैम्प्स एंड पैड. ठीक है, फार्मेसी को रन करने के लिए ये सारे एपरेटस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी. दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी. ठीक है ना, फार्मेसी को रन करने के लिए इन सारे एपरेटस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में शेड्यूल एन कवर कर लिया है. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट शेड्यूल हम देखेंगे, दैट इज शेड्यूल एक्स. सो शेड्यूल एक्स इज लिस्ट ऑफ ड्रग्स दोज import, labeling and packaging are governed by special provision. ठीक है, because these schedules are very dangerous. ठीक है, शेड्यूल एक्स के अंदर जितने भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सबस्टांस या ड्रग्स जो आती हैं वो सारे शेड्यूल एक्स के अंदर आती हैं. डेट्स वाई इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सेल डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चर के लिए. ठीक है, सो शेड्यूल एक्स इज लिस्ट ऑफ ड्रग्स whose import, manufacture and sell, labeling and packaging are governed by special provision, because these drugs are वेरी डेंजरस. ठीक है ना, ये ड्रग्स जो हैं बहुत डेंजरस होती हैं,
इसलिए इन सारे ड्रग्स की जो है अगर इंपोर्ट की जा रही है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सेल लेबलिंग की जा रही है या फर्दर पैकेजिंग की जा रही है, तो वो किसी भी स्पेशल गवर्नमेंट या स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल एक्स के अंदर आपके लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स आती हैं, तो उन सारे ड्रग्स की लिस्ट अभी हम देखेंगे। दिस 3 drugs comes under the psychotropic and narcotic substance. These are list of narcotic and psychotropic substance and these drugs comes under the schedule X. ये सारी ड्रग्स जो हैं आपके शेड्यूल एक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि शेड्यूल एक्स ड्रग जो है, शेड्यूल एक्स ड्रग की अगर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या सेल डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं या इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेशल प्रोविज़न की जो है नीड होती है। विदाउट स्पेशल प्रोविज़न की जो है जो शेड्यूल एक्स ड्रग होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज ड्रग्स आर वेरी या मोस्ट डेंजरस ड्रग्स। बिकॉज अगर इसकी कोई भी पर्सन जो है अगर हैबिचुअल हो जाए तो उसको जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कॉज कर सकता है, बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकती हैं। इसलिए स्पेशल प्रोविज़न या आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही इस ड्रग को लिए जाएं। तो ये सारी जो नीड्स हैं वो आपके शेड्यूल एक्स में बताए गए हैं, ठीक है। अगर ये ड्रग्स जो हैं इस ड्रग की अगर किसी भी पेशेंट को अगर हैबिचुअल हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म तक अगर इस ड्रग को ले तो उससे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कॉज हो सकती है, इवन कॉज डेथ भी हो सकता है। सो ये ड्रग जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक्स ड्रग्स। तो सो स्टूडेंट बेसिकली शेड्यूल एक्स ड्रग जो है हैबिट फॉर्मिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है ना। शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर हैबिट फॉर्मिंग। दिस ड्रग्स डिस्क्राइब्स अंडर द व्हाट यू कॉल, दिस ड्रग डिस्क्राइब्स द हैबिट फॉर्मिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स। क्लियर है? दिस ड्रग्स आर डिस्क्राइब हैबिट फॉर्मिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसलिए जो है इस ड्रग को विदाउट मेडिकल सुपरविज़न या विदाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है ये शेड्यूल एक्स के ड्रग्स को जो है नहीं लिया जाता, ठीक है। और इसके डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है वो अभी हम देखेंगे। सो स्टूडेंट डिस्पेंसिंग जो है, जो भी आपके शेड्यूल H1 एंड एक्स ड्रग्स जो हैं, ये सारे शेड्यूल जैसे कि मैंने बताया शेड्यूल, ये सारी जो शेड्यूल हैं, ठीक है ना, इन सारे शेड्यूल्स की जो ड्रग्स हैं उसको फर्दर दोबारा डिस्पेंस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं डिस्पेंस करने के बाद में स्टैंप लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है आपके हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। तो मे बी पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा इस ड्रग की हैबिट बन जाएगी, मींस हैबिचुअल हो जाएगा। तो वो चाहेगा कि मेरे पास इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक में अवेलेबल हो और वो अगेन एंड अगेन उसको ले। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी H और H1 और X कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो देने के बाद डिस्पेंस करने के बाद उस पर स्टैंप लगा दिए जाते हैं कि ये ड्रग्स जो है ये प्रिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं, फर्दर इसकी दोबारा डिस्पेंसिंग नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे डिस्पेंसिंग रिक्वायरमेंट्स या डिस्पेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके कंडीशंस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। सो बेसिकली जो भी आपके स्पेसिफाइड शेड्यूल H1 और जो आपके एक्स ड्रग्स हैं वो आपके सोल्ड होंगे रिटेल एक्सेप्ट शेड्यूल H1 एंड एक्स ड्रग्स, ठीक है। और इन सारे शेड्यूल्स के अंडर की जो भी ड्रग्स होती हैं वो आरएमपी के थ्रू होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू होने चाहिए, या किसी भी
स्पेशल सुपरविज़न के थ्रू डिस्पेंस होने चाहिए। तो इस तरह से जो है कंडीशंस को मेंशन किया गया है आपके शेड्यूल एक्स में। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर जैसे कि मैंने क्या कंडीशंस बताएं, कंडीशंस बताने का मतलब ये है कि जो भी आपके शेड्यूल H1 एंड X कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, अगर उनको शोल्ड कर रहा है कोई भी रिटेल वाले, ठीक है ना, तो वो आपके स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल जो आरएमपी होता है, डैट मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके थ्रू ही करेंगे। अगर इन्होंने परमिशंस दे दिए हैं तो ये ड्रग्स जो हैं वो सोल्ड हो सकते हैं। इस ड्रग को जो है पेशेंट को दिया जा सकता है, बट देने के बाद जो है स्टैम्प्स लगा दिए जाते हैं ताकि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है फर्दर रीयूज ना करे कोई भी पेशेंट। सो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे स्टोरेज कंडीशन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। सो बेसिकली सबस्टांस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स ड्रग्स की क्या कंडीशंस हैं, क्या स्टोरेज सर्कमस्टांसेस है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो स्पेसिफाइड इन सबस्टांस शेड्यूल एक्स ड्रग्स kept in shop or premises under in connection therewith shall be stored। ये सारे डेंजरस कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ठीक है, और इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न के रिक्वायरमेंट्स है, तो इनको स्टोरेज की जो कंडीशंस होंगी वो भी क्या होंगे, डिफरेंट्स होंगे। ठीक है, इनको स्टोर करके भी एक अलग वे में रखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे थे स्टोरेज ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। स्टोरेज ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए एक अंडर लॉक एंड की मीन्स व्हाट, जो भी आपके कबर्ड हैं, ठीक है ना, उसमें इस तरह के जो ड्रग्स हैं उसको रिजर्व्ड करके रखे जाते हैं। ठीक है ना, उसको प्रॉपरली उसको लॉक करके, उस कबर्ड की लॉक करके, ठीक है ना, एंड इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन हैव एसेस, मीन्स जो भी आपके फार्मासिस्ट होने चाहिए और वो वेल एडुकेटेड होने चाहिए। ठीक है, वेल मीन्स क्वालिफाइड पर्सन, वेल एडुकेटेड मीन्स क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन ही जो है वो आपके शेड्यूल एक्स ड्रग की जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स ड्रग को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, और उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको प्रॉपरली जो है रिजर्व्ड करके रखे जाते हैं। दो टर्म्स मैंने बताए स्टोरेज कंडीशंस के लिए फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए। फर्स्ट वन इज़ अंडर लॉक एंड की, ठीक है ना, लॉक एंड की जो भी कबर्ड है उसके अंदर प्रॉपरली लॉक करके रखने चाहिए, ठीक है ना, और वनली जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं दोज हैव एसेस मीन्स क्वालिफाइड पर्सन, दोज हु हैव स्पेसिफाइड इन देयर बी फार्मा कोर्सेज, मतलब जो वो क्वालिफाइड पर्सन जो कि उसने बी फार्मा की कोर्सेज की है वही क्या कर सकते हैं, इसको प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। सो एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्स ड्रग इज नो एडवर्टीजमेंट, जो भी आपके H1 और X कैटेगरी की जो ड्रग्स होते हैं एडवर्टीजमेंट करना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू एकदम प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम लोग क्या देख रहे थे, एडवर्टीजमेंट फॉर शेड्यूल H1 एंड X ड्रग्स आर नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है ना, जो भी आपके शेड्यूल H1 और X ड्रग्स की कैटेगरी की जो ड्रग्स है उसकी एडवर्टीजमेंट करना जो है मना किया गया है, किससे, सो सैनिटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है H1 और X कैटेगरी की जो ड्रग्स आती हैं उसकी एडवर्टीजमेंट करना जो है प्रोहिबिटेड है, एडवर्टीजमेंट जो है इसकी नहीं की जा सकती हैं। ठीक है ना, शेड्यूल ऑफ एक्स ड्रग्स के जो लाइसेंस फॉर्म नंबर वो होते हैं वो अभी हम लोग कुछ फॉर्म्स के देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो बेसिकली शेड्यूल एक्स ड्रग्स के लिए जो फॉर्म नंबर होने चाहिए लाइसेंस के लिए, वो किस तरह से फॉर्म नंबर होने चाहिए वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहला फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर फर्स्ट वन इज़ फॉर्म नंबर 10A। सो बेसिकली फॉर्म 10A में क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ठीक है। इसके लिए लाइसेंस जो है, लाइसेंस इसके लिए लाइसेंस क्यों चाहिए होती है, तो लाइसेंस जो है आपके स्पेसिफाइड फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए शेड्यूल एक्स की फॉर्म नंबर 10A, ठीक है ना। लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, क्लियर है। फॉर्म 10A को फिल किया जाता है किस चीज़ के लिए, अगर ड्रग को इंपोर्ट करना है तो इसकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड दीज ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज फॉर्म 20F। तो फॉर्म नंबर 20F जो है, जो भी आपके सेल, स्टॉक और एग्जिबिट ड्रग्स हैं फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है ना, रिटेल के लिए, वो आपके स्पेसिफाइड होते हैं किसके लिए, शेड्यूल एक्स में, और इसके लिए फॉर्म नंबर 20F की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्म नंबर 20F को भरना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म नंबर 20G। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल 20G। सो स्टूडेंट, बेसिकली फॉर्म 20G के अंदर भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, किस चीज़ के लिए, सेल के लिए, स्टॉक के लिए, और एग्जिबिट ऑफ ऑफर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन बाय होलसेल, ठीक है, किसके लिए, होलसेल के लिए, ठीक है, बाय होलसेल ड्रग्स, and these drugs are specified in schedule X, specified in schedule X, ठीक है। ये ड्रग जो हैं आपके शेड्यूल के अंदर आते हैं, और बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है होलसेल करने के लिए जो है आपका वो 20G फॉर्म को फिल करने पड़ते हैं, ठीक है। Next one is form number 25F. So according to form number 25F, license of manufacture of sale of drugs, and these are specified in schedule X. फॉर्म नंबर 25F में क्या करना होता है, अगर किसी भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशंस of specified in schedule X, and these are not specified in, one more thing is very very important, और क्या बताया मैंने, these are not specified in schedule C and C1, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 25F क्या है, अगर कोई भी ड्रग, इसके लिए लाइसेंस जो चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ठीक है। और जो आपको ये फॉर्म नंबर किसके लिए नहीं चाहिए, तो वो आपके शेड्यूल C और C1 कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए ये स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। एक्स ड्रग की लिस्ट क्या है वो हम देखेंगे, एंड दिस आर लास्ट फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे शेड्यूल एक्स ड्रग का, ठीक है। सो स्टूडेंट, दीज ड्रग्स आर लिस्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ये सारे ड्रग्स जो हैं शेड्यूल एक्स ड्रग्स की कैटेगरी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज एमोबार्बिटल, then next one is amphetamine,
ठीक है, एम्फेटामाइन। नेक्स्ट वन इज मिप्रोबामेट, मिप्रोबामेट। एंड देन नेक्स्ट वन इज फिनोबार्बिटोन एक्सेट्रा, और भी होंगे, ठीक है ना। दिस ड्रग्स कम्स अंडर द शेड्यूल एक्स ड्रग्स, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है और बेसिकली जितने भी शेड्यूल्स थे जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में पढ़े जाते हैं, तो वो सारे शेड्यूल्स को हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होलसेल टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है।